देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम, सईद काजी। पेशावर से हमारे साथ हैं इमरान यूसुफजई और कोयटा के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं इरफान सईद। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात की। आज सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 54 सीटों में से 9 उम्मीदवार बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 45 सीटों के लिए 98 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की खरीदारी के इल्जामात और जोड़ तोड़ की सियासत आज क्या रंग दिखाएगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे मेमो केस की, जिसमें एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलकर अब सामने आया है। मंसूर एजाज कहते हैं कि हुसैन हक्कानी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। 2 मई के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत के खतरात मौजूद थे। अब इस केस में रोजाना ही नई बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। जब भी ये समाअत होती है, इसके एंड रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या ये केस किसी अंजाम तक पहुंचेगा भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की धमकी का जवाब कुछ इस तरह से दिया है। वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खैर ये कहती हैं कि हर हाल में पाक ईरान मंसूबे पर काम जारी रखा जाएगा। अगर कुछ इसके नताज हमें देखना पड़े कि क्या हमें धमकियां मिलती हैं, क्या पाबंदियां लगती हैं, इसको भी देख लिया जाएगा। बज़ाहिर तो पाकिस्तान का अपने मफाद में ये अच्छा फैसला है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पाकिस्तान को किस किस्म के असरात से गुजरना पड़ेगा, किस किस्म की धमकियों का सामना करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन की, क्योंकि आज सेनेट का मैदान सज रहा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जो और खबरें हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर क्या हो रहा है। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब से जानते हैं कि आपके पास क्या खबरें हैं। शाजिया, आपने सेनेट के इंतखाबात का जिक्र किया, तो आज इस बात पर नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान में जो सेनेट है ये कब वजूद में आया, इसके फ़राइज़ क्या हैं, और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इसके दुनिया के दूसरे ममालिक से कि वहाँ पर सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं और सेनेटर से क्या तवक्कुआत की जाती हैं। दूसरा, आपने अपनी गुफ्तगू में बात की पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर के बयान की, तो ये देखेंगे कि जो कॉन्सिक्वेंसेस के क्या हो सकते हैं, बल्कि नाज़रीन को ये बताएंगे कि दर हकीकत पाकिस्तान पर जो अमरीकी पाबंदियों की बात की जा रही है उनका आगाज़ हो चुका है, और बहुत सारी फंडिंग जो इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी या दूसरे मामला से, वो अमेरिका ने ऐलान किए बगैर रोक दी है। इस पर तफसील से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ एक प्रोजेक्ट में चला जाता है तो इसके सऊदी अरब से क्या ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान के। इसके अलावा पाक अफगान बॉर्डर की गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से दोबारा हमलों की जद में है। नेटो जहाज़ों ने भी, अमरीकी जहाज़ों ने भी खिलाफ वर्जी की है, और शेलिंग के वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, जिससे बहुत सारे मासूम जानें जिससे ज़ाया हो रही हैं। सही, सईद काजी साहब। जी शाजिया, कल हमें हमारी सरकार ने एक अच्छी खबर दी है बज़ाहिर कि वो कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे आने वाले बजट में। इसकी क्या हकीकत है, नया जो बजट आने वाला है, इस बजट में क्या बुनियादी तौर पे मसाइल होंगे जो हमें दरपेश होंगे, और बजट की एक आम आदमी के लिए क्या अहमियत रहेगी जब हर 15 दिन बाद बजट आता है, एक कीमत को स्लैब करते हैं। तो इस पर मैं बात करूंगा। फिर महकमा शुमारियात ने नए आदाद शुमार रिलीज़ किए हैं, जो फरवरी के महीने में इन्फ्लेशन यानी महंगाई हुई है वो बड़ी अलार्मिंग है, उस पर बात करेंगे। ईरान के हवाले से मैं भी एक बात करना चाहूँगा, वो खबर यानी इस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रियल क्या मुहर्रिकात है, असल मुहर्रिकात क्या हैं ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के, और क्यों वो ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस पे। और आखिर में एक और भी खबर वो ये कि 20 जो अमरीकी NGOs पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उन्होंने एहतजाज किया है कि क्यों वो पोलियो मुहिम चलाई गई थी जिसके बायस उसामा स्पॉट हुआ या उसे पता चला और उसे पकड़ा गया। ये क्या कहानी है, इस पे हम बात करेंगे। सही, पेशावर और कोयटा चलते हैं। सबसे पहले इमरान यूसुफजई से बात करते हैं। पेशावर से क्या खबर है इमरान? जी शाजिया, यहाँ पर आज सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। इमरान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जो सूरत है, मुझे अपनी आवाज़ पलट के आ रही है, आप मेरी बात सुन। जी, यहाँ पे सबसे बड़ी खबर तो आज यही है, सेनेट का इलेक्शन है और सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए गए हैं। जो पेशावर ओवरऑल पिछले काफ़ी अरसे से ट्रैफिक के शदीद
मसाइल से दो चार है। उसमें असम्बली जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की है बिल्कुल शहर के वस्त में वाक़ है, तो इसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बंद कर दी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो पेशावर के लोगों के लिए आज जुम्मे के रोज़ सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। इंतज़ामात क्या है यहाँ पर? हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आम है, पैसों की चमक दमक की खबरें आम है, जोड़ तोड़ की सियासत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्या माहौल है? बिल्कुल जैसे कि बाकी असम्बलियाँ हैं इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का भी यही माहौल है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 12 नशिस्तें हैं सेनेट की, जिसके लिए 21 उम्मीदवार मैदान में है। जनरल की 7 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार हैं, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 6 उम्मीदवार हैं। इसी तरह से ख़वातीन के लिए जो मखसूस 2 नशिस्तें हैं उसके लिए भी 4 उम्मीदवार हैं, जबकि अक़लियत की 1 नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब से कुछ देर के बाद सेम हाउस में तमाम जो हुकूमती अरकान हैं वो जमा होंगे और नाश्ते के बाद यहाँ से इज्तिमाई तौर पर वो असम्बली जाया जाएगा, जहाँ पर सेनेट का इलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा। मीडिया को मुकम्मल तौर पर इसकी कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। हम जितने भी मीडिया के लोग थे वो कल से इस कोशिशों में मसरूफ़ थे कि उन्होंने मियां इफ्तिखार से भी इस हवाले से बात की, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात है उनका ये कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि मीडिया को कुछ देर के लिए एक्सेस दिया जाए, लेकिन बहरहाल मीडिया को हॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सही, बहुत शुक्रिया मियां यूसुफ ज़ई आपका। 9 बजे पोलिंग शुरू होगी जो 4 बजे तक जारी रहेगी। कोयटा चलते हैं इरफान सईद के पास। इरफान, वहाँ पर क्या माहौल है? सेनेट इलेक्शन का तैयारियाँ मुकम्मल हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल शाजिया, पेशावर की तरह कोयटा में भी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के अहाते में पोलिंग बूथ कायम किया गया है। 65 अरकान असम्बली आज अपना वोट देंगे ऐवान 12 तक जाने वाले सेनेटरों को। इस हवाले से तैयारियों के हवाले से हम अगर बात करें तो पूरे असम्बली हाल को सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुहासरे में लिया हुआ है और वहाँ पर आम ट्रैफिक की को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन जो बताया जा रहा है, जो पोलिंग स्टाफ है वो पहुंच चुका है और सुबह 9 बजे से ये पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा और 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं बलूचिस्तान में भी। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी बहुत सी बातें सामने आई मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, जो कि अगरचा हुकूमत की इत्यादी है, लेकिन वो खुद पीपल्स पार्टी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है यहाँ पर बलूचिस्तान में भी, उस पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के कुछ रहनुमा भी कोयटा में मौजूद है, जो रात गए तक मीटिंगों का सिलसिला उनके साथ जारी रहा और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी रात गए तक जारी रहा। अब देखते हैं कि सुबह के वक्त क्या रिजल्ट इस जोड़ तोड़ का निकला है। अच्छा, 12 नशिस्तों पर मुकाबला है। कुल कितने उम्मीदवार हैं यहाँ से जो इस मैदान में आ रहे हैं आज? जी शाजिया, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त बलूचिस्तान में हैं। 41 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। जनरल नशिस्तों पर तकरीबन 19 उम्मीदवार हैं 7 नशिस्तों के लिए। इसी तरह खवातीन की जो अगर हम बात करें, खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 9 उम्मीदवार हैं, जबकि खवातीन की अक़लियती नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार हैं मुकाबले में और खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार हैं मुकाबले में। बहुत शुक्रिया इरफान। अच्छा इरफान, एक ये बताइएगा कि कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में धांधली करेगी। ये किस तरह की धांधली का मंसूबा उन्होंने बताया कि हो सकता है, और उन्होंने कहा कि हम इसको रोकेंगे, तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली है नून लीग की वहाँ पर? जी, इस हवाले से न सिर्फ मुस्लिम लीग नून लीग ने बल्कि PMLQ के बाज अरकान ने भी पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जाम लगाए हैं और ये भी गुज़श्ता दिनों मीडिया पर भी खबरें काफ़ी हाईलाइट हुई कि एक रुकन असम्बली जो कि आज़ाद रुकन असम्बली थे पीर अब्दुल कादिर गिलानी, उनके हवाले से ये कहा गया कि उनका वोट लेने के लिए, और उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का, पीर कादिर गिलानी ने भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी के साथ मैं इत्तेहाद कर रहा हूँ, वोट उनको दूंगा, चूंकि मेरे फंड रिलीज कर दिए। 65 करोड़ के सूबाई हुकूमत ने उन्हें फंड रिलीज किए हैं। ये एक सेनेटर को दिए हैं 65 करोड़? नहीं, ये एक रुकन असेंबली को दिए हैं 65 करोड़ के। बिल्कुल, ये ऐलान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर कादिर गिलानी ने खुद कहा था कि जी मेरे फंड रोके हुए थे गुज़श्ता 4 सालों से
और जब मेरा अब पीपल्स पार्टी के साथ एक अलायंस हुआ है, मैं वोट इनके कैंडिडेट को दूंगा, तो मेरे 65 करोड़ के फंड रिलीज कर दिए गए। अरे अच्छा, तो ये जो वैसे वहां पर स्पेकुलेशन क्या है कि कितना इसका जो वो एक रेट खुलता है कि एक सीट के लिए कितना वो रेट कितना चल रहा है, वहां पर स्पेकुलेशन क्या है? इस वक्त तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ऐसा एक मामला था जिस पर मुख्तलिफ पार्टियों की एक वो उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था। समी साहब, दूसरी तरफ जिस तरह आपने जनक कादिर की बात की, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना गुज़श्ता रात हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया, और उन्होंने कहा कि हमें खदशा है और हमें ये इनका जो प्लान है हुक्मरान जमात का, वो हमें पता चल गया है कि अरकान असेंबली जो वोट कास्ट करने जाएंगे वो खाली पेपर वहां पे डालेंगे, क्योंकि उन पीपल्स पार्टी को अपने ही अरकान पर, अपने ही जो वज़रा हैं उन पर एतमाद नहीं रहा, और वो बाहर आकर वोट बाकायदा शो करेंगे। और दूसरा, जब कैंडिडेट वोटर जो जाएगा वोट डालने के लिए, तो वो पहले वाले जो वोट कास्ट करने के लिए गया था वोटर, उसका वोट वापस जाके बैलेट पेपर में डालेंगे। बड़ी साइंटिफिक अपनी पार्टियों को, अपने लोगों पर एतमाद नहीं क्या किया जाए। बात ऐड कर दूं, वैसे इस पे मैं एतराज नहीं करना चाहिए। अगले दिन खबर थी कि आफरीदी साहब की इतनी बोली लगी $7 लाख फलां टूर्नामेंट के लिए, तो ये मईशत बाजार में अब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिहेवियर है। समी इब्राहिम साहब, बोलियां लग रही हैं, लेकिन एक बात ये है कि इस दफा इरफान सईद साहब पूरा रेट नहीं बता सके। बोली लगाने वालों ने जो है ना मामला खासा खुफिया रखा हुआ है कि क्या माहौल रहता है। बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। अच्छा समी इब्राहिम साहब, ये क्या सारा वोटों की खरीदारी, इल्जामात, दूसरे आम इंतखाबात में तो धांधली की समझ आती है, इसमें कैसे वोट खरीदे जाते हैं, कैसी हॉर्स ट्रेडिंग होती है इसमें? आपको भी इरफान सईद ने बताया तो है कि वो जो बैलेट पेपर है वो बाहर ले आएंगे, और जिस बंदे ने वोट दिए होंगे या तो उसके साथियों को दे देंगे, वो एक बंदा जाके सारे वो बैलेट पेपर डाल देगा, अंदर तो वो सादा कागज फेंक के आएंगे या जो भी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा डायलेमा है सियासत में, जो पैसा है, जो हमेशा काजी साहब कहते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा मुकद्दस काम था जिसको इबादत का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि लोगों की फलाह बहबूद से रिलेटेड था। लेकिन अब ये मईशत बन गया है, कारोबार बन गया। थोड़ा सा अगर हम इस पर नज़र डालें, हमारे यहाँ जो सेनेट है, ऐवान बाला जिसको कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पर इसकी जो क्रिएशन थी ना, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, और इब्तदा में इसकी सिर्फ 45 सीटें थी। बाद में 77 में इसकी 63 हुई, फिर 1985 में इसको बढ़ा के 85 किया गया, और जब मुशर्रफ साहब का जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था उसमें इसकी 100 नशिस्तें कर दी गई थी। और अब जो 18th अमेंडमेंट आई है उसमें मिनॉरिटी की सीट्स भी शामिल की गई हैं हर सूबे से, तो अब 104 नशिस्तें टोटल। और आप जानती हैं कि 6 साल के लिए एक सेनेटर मुंतखब होता है, लेकिन हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है, ताकि वो एक जो प्रोसेस वो चलता रहे। अब ये जो पैसा का जो मामला है, इसमें ये पूरी दुनिया में एक इशू था। मैं आपको इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देता हूँ। जो अमेरिका में भी ये सेनेट का जो इदारा था वो कायम था वहाँ पर, लेकिन इब्तदा में वहाँ पर भी रियासती असम्बली, यहाँ पर सूबाई असम्बली करती है, वहाँ पर भी रियासती असम्बली चुनाव करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शिकायत थी, इसी किस्म की शिकायत थी। तो 1912 में उन्होंने अपने आइन में तब्दीली की, और अब उसके बाद वहाँ पर डायरेक्टली लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं अपना वोट डाल के, जिस तरह कौमी असम्बली के मेंबरान को वोट डाला जाता है। अब वहाँ पर सेनेट को बड़ा एक प्रेस्टिजियस इदारा और बड़े उसके काम है, यानी जो तमाम फेडरल सेक्रेटरी हैं उनकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन करता है, मिलिट्री लीडरशिप की जो कंफर्मेशन करता है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उनकी कंफर्मेशन करता है, और ख़ास तौर पर जो उनके जो बैरूनी मामलात हैं, यानी सारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, वो सेनेट कंट्रोल करता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो इदारा है, इसको बना तो दिया गया है ऐवान बाला, लेकिन इसके जिम्मे काम नहीं है कोई खास। तो क्या काम बस यही जो बंदे जिन्होंने एक एलीट क्लब में शामिल होने के लिए, जिनके पास पैसा है, वो सूबाई असम्बली के मेंबरान को पैसे दे के उसमें शामिल हो जाते हैं। और अब तो जो ये मुकमका की सियासत है, इसकी सरपरस्ती बड़े लेवल पर आ गई कि ये कहा गया कि इलेक्शन ही नहीं कराए जाएंगे, तमाम जो पार्टियां अपने उम्मीदवार वो फाइल करेंगी, पेपर्स एग्जैक्ट नंबर पता होगा, तो ये सारे इलेक्शन अनअपोज हो जाएंगे। इसका मतलब पैसे का खेल, पैसे का। अच्छा, इसमें एक काजी साहब, मुझे पता है आप बड़े बेताब हैं बात करने के लिए, एक छोटी सी मैं बात अर्ज करूं कि कहा यह जाता है कि सेनेट की नुमाइंदगी इसलिए दी गई कि ये सूबों को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक मिसाल दूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद साहब की, जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, वो एक दफ़ा सिंध से इलेक्ट हो गए,
फिर दूसरी दफ़ा जब उनकी पार्टी की अक्सरियत सूबा सरहद में थी तो वहाँ से इलेक्ट हो गए। तो हमारे यहाँ जो सेनेट के इदारे से जो तवक्को की जा रही थी कि ये सूबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और उनकी नुमाइंदगी होगी ताकि अगर कोई सूबा जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो सके तो सेनेट उसकी गारंटी बनेगा, ये अपने असल मकसद में अभी तक कामयाब नहीं हो सका। मतलब पार्टियां चेक एंड बैलेंस रखेंगी अपने लोगों पर। वो तो चेक एंड बैलेंस तो अपने लोगों पर रखा हुआ है, लेकिन सूबे के अवाम जो है वो नुमाइंदगी से महरूम। सही, काजी साहब इजाज़त है सर जी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने मिसाल भी दी, अमेरिका की मिसाल भी दी, इस जो जमहूरियत का सबसे बड़ा डायलेमा है, इसमें जो सरमाया है, इसकी जो कैफियत, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। बड़े आईनी काम करती है सेनेट, बहुत सब कुछ करती है, मगर एक सर्वे आया था कुछ अर्सा पहले, उसमें इनकम ग्रुप्स उन्होंने बताए थे कि सेनेट में और उनकी दीगर जो कांग्रेस है उसमें तकरीबन एक जो आदमी है और एक आम जो अमरीकी है उसके दरमियान जो मैशत का ज़मीन आसमान का फ़र्क और बोध है। मगर मैं इसमें एक और बात ऐड करता हूँ, रिसेंटली जो इस माशी बुरान की वजह से ये इदारे जो हैं वो इनकी असलियत खुल के आई है, यानी कि जो एक्सपोजर हुआ है वो क्या हुआ है कि मसलन एक सदारती उम्मीदवार है, वो फंड रेजिंग करता है, उसे फंड रेजिंग कौन, मैं तो नहीं दे सकता, कौन देगा, बड़ी बड़ी कारपोरेशन देंगी, वो ऐसे ही दे देंगी। वहाँ तो मुफ्त पानी का गिलास कोई नहीं देता। मैं अमेरिका में देख के आया हूँ कि अपने आम आदमी के साथ क्या सलूक करते हैं। जो वहाँ पे 40 मिलियन लोग जो हैं उनके वो होमलेस हैं, उनके पास मेडिकेड नहीं है, उनके पास सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ तो सारे ही होमलेस हैं और किसी के पास सेहत की फैसिलिटी। हाँ, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है, मगर वो जो हम एक उसको एक समझ के एक मिसाली दुनिया और कंपैरिजन करके सेल्फ कंडेमनेशन करते हैं, तो ज़रा उधर भी झांक लें खिड़की खोल के कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे आम आदमी जो है आज इसीलिए नाराज़ है। रिसेंटली एक और सर्वे आया जिसमें तमाम लोगों ने, तकरीबन अक्सरियत जो अमेरिका की थी उसने अपनी मायूसी का इज़हार किया इससे सारे उनके पोलिटिकल सिस्टम से और इकोनॉमिक सिस्टम से। तो ये जो शोर है वहाँ ज़रा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में होता है। एक कानून बन गया है कि ये कारपोरेशन ने जी ओबामा को $1 मिलियन दे दिया कि जाएं जनाब आप इलेक्शन लड़े। अब जिस कारपोरेशन से उसने $1 मिलियन या $2 मिलियन ले लिया तो वो क्या उसकी मर्जी के खिलाफ? पार्टी के साथ सिंसियरिटी क्या रह जाती है अगर आप वोट लेके किसी दूसरी पार्टी के बंदे को वोट दे रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। ये बड़ी सिंसियरिटी है पार्टी के साथ, इस पे बिल्कुल ना। ये दो पार्टियां अमेरिका में, एक का नाम है रिपब्लिक, पैसे बनाने वाली पार्टी, ये रिपब्लिकट्स हैं, इनकी पार्टी, इनका तबका है, उसके साथ सिंसियर हैं। नहीं हम तो और ये और पाकिस्तान की बंदा अगर पैसे लेके काफ को वोट देता है उसकी क्या सिंसियरिटी है? बड़ी सिंसियरिटी। कैसे? देखें बात सुने, ये आप अभी आप कह रहे हैं जी, ये बता रहे हैं कि करोड़ रुपए दो, ये बोली लग रही है। क्यों लग रही है? ये सियासत नहीं रही, अब ये कारोबार है। इट्स अ बिजनेस प्रपोजिशन। यही मसला हो गया इस पार्लिमान का। इसके बनाने के मकासद गलत नहीं थे, इसके असूल गलत नहीं थे। फिर अवाम बेवकूफ है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम बेचारे क्या करें? हम कहते हैं जी, अभी अगले दिन समी साहब कह रहे थे अवाम इलेक्शन लड़े, रोटी खा नहीं सकते तो आके इलेक्शन लड़े। नहीं काजी साहब, शाजिया, इस इलेक्शन में तो अवाम वोट ही नहीं डाल रहे। लेकिन जहां ऐवानों में बैठ के काम तो अपनी अवाम के लिए करने ना, कानून साजी करनी है। लेकिन अभी जो इलेक्शन हो रहा है ये अवाम का इलेक्शन नहीं है, ये तो सूबाई असेंबली के मेंबरान, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे। तो कौन हुआ? वो चुने हुए नुमाइंदे अपना नुमाइंदा मजीद चुन रहे हैं। तो बात है। लेकिन आपने एक बात की थी कि ये सिंसियरिटी, तो भाई पैसा बनाने से बहुत सिंसियरिटी है। ये सब कुछ जो है इसी अमल का एक हिस्सा है। लेकिन आज जो असल मैदान जो सजा हुआ है वो पंजाब में है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स जो हैं वो तो बाबर अवान और असलम गिल, वो तो उम्मीदवार जो हैं वो तो इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो फार्मूला है उसके मुताबिक 46 वोट्स चाहिए। तो वो 4 वोट जो उनके 48 वोट डालेंगे, उसके बाद 10 वोट उनके पास मजीद बच जाते हैं। असल मामला है वो जो मुस्लिम लीग काफ के कामल अली आगा साहब हैं, क्योंकि पुराने साथी हैं वो नून लीग के। अब नून लीग ने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं उनके, और इसके अलावा जो यूनिफिकेशन ब्लॉक है उसके जो वोट, और फिर लाइक माइंडेड जो मुस्लिम लीग काफ का एक बागी ग्रुप है, वो उन्होंने ये प्लान किया है कि हम कामल अली आगा को हराने के लिए मोहसिन लगारी को वोट देंगे, जो हैं तो मुस्लिम लीग काफ गई। लेकिन उन्होंने उनके जो कागजात थे उस पर हामिद नासिर चट्ठा और दूसरे एक और साहब थे, उनके दस्तखत थे, और अपनी पार्टी की क़यादत की मर्जी के खिलाफ उन्होंने मेंबरशिप फाइल की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले की समझ नहीं आई। कवानीन के मुताबिक तो पार्टी नॉमिनेशन होना ज़रूरी थी, लेकिन और उनके पास पार्टी नॉमिनेशन नहीं थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं चौधरी शुजात, उन्होंने तो उनको नॉमिनेट नहीं किया। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने ये जो एक रंग चल रहा था पार्टी का, उसमें भंग डालने के लिए मोहसिन लगारी को उन्होंने वो इजाज़त दे दी। और मोहसिन लगारी शुरू से ये चाहते थे कि मुकमुका नहीं होना चाहिए, ये लोग वोट दें सूबाई असेंबली के मेंबरान और ओपन छोड़ें,
क्योंकि वो पार्टी लीडरान जो हैं वो इस पार्टी टिकट्स देने के हवाले से, पार्टी फंडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून कामल अली आगा को फारिग करने में आज पंजाब में कामयाब होती है। जी देखें, जब सियासत गद्दी नशीनी बन जाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनकी औलादें हैं वो उसको कॉर्पोरेट एक लिमिटेड कंपनी बना के करें, तो फिर बेचारे लगारी साहब क्या कर पाएंगे। हम उनके साथ हैं, उन्होंने अच्छा किया, याद दिला दिया कि इन इदारों का मकसद क्या था और इन्हें कैसे इलेक्ट होना चाहिए। मगर मामला ये है कि हर किसी की अपनी मोनोपोली है और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देख काजी साहब, मैं एक कमेंट करूंगा इस पे, एक छोटा सा कमेंट कि ये जो कहना कि सियासत गद्दी ना बने, आप पूरी दुनिया में देख लें, आप भारत में देख लें, वहां पर भी नेहरू खानदान चला आ रहा है मुख्तलिफ शक्लों में। अमेरिका को देख लें, इलेक्शन होते हैं, पहले बुश बाप था, फिर बेटा बन गया, अब तीसरा जेब बुश जो गवर्नर अगले इलेक्शंस के लिए समझा जा रहा है कि वो उम्मीदवार होगा। बर्तानिया में देख लें, बिली बैंड था, फिर उसका भाई मिली बैंड दूसरी पार्टी में चला गया, वो वजीर खारजा। तो ये जो बेसिकली, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ये एक चीज आती है इसमें, बिल्कुल ये कोई बात, इसमें कोई इतराज करने वाली बात नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। ये आ रहे हैं खानदान, नीचे भी कुछ खानदान आ रहे हैं जो गुर्बत और जिल्लत में मारे, वो भी इसी तसलसल से बर्बाद हैं इस तर्ज सियासत की वजह से। चलें, ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते हैं कि आज सेनेट के इलेक्शन में सारा दिन क्या माहौल रहता है। इस हवाले से आप दुनिया न्यूज़ के आने वाले बुलेटिन में भी अपडेट रहेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पर लेनी एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मेमो केस में मंसूर एजाज ने किस किस्म का एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला। ब्रेक के बाद मेमो केस की हर समाअत के दौरान मंसूर एजाज एक ऐसी नई बात लेकर आते हैं जिसमें हलचल मच जाती है। अब कहते हैं कि हुसैन हक्कानी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे और एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम को इल्म था। न जाने मंसूर एजाज समी सब करना क्या चाहते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये पता नहीं तोता किसकी चूरी खा के बोल रहा है। और देखें, अब रोज़ाना वो नई बातें करते हैं, उससे एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है। पाकिस्तान एक इस वक्त नहायत ही क्रूशल एज से गुजर रहा है। हमारे बॉर्डर्स पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेटो के 2 दिन पहले जहाज़ों ने खिलाफ वर्जी की और फिर वहाँ पर अब रोज़ाना शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर शेलिंग की इतलात आ रही हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है और उसमें ऊपर से मंसूर एजाज साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है। अब वो ये कह रहे हैं, मुझे तो कल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई हुसैन हक्कानी के लिए उनकी तारीफ में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हुसैन हक्कानी के खदशात दुरुस्त थे। मैंने ये मेमो सिर्फ हुसैन हक्कानी की गुफ्तगू की बुनियाद पर नहीं लिखा, मैंने 3-4 इंटेलिजेंस एजेंसीज से इसकी तस्दीक की और उसके बाद लिखा। और फिर एक और उन्होंने बात कही कि पाकिस्तानी जो ट्रैफिक एयर कंट्रोलर्स थे उनको, वो राब्ते में थे अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के पायलट से। अब सबको पता है कि पाकिस्तान के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, वो जो सारा सिस्टम है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग कंट्रोल करते हैं। और ये एक इनडायरेक्टली एक एलिगेशन लगाया उन्होंने, जैसे कि शायद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी इसका इल्म था। रोज़ाना जो वो बातें कर रहे हैं, एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं और साथ में वो बिल्कुल खुला ये बात करते हैं कि मैं अमरीकी शहरी हूँ और मैं अमरीकी मफादात के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा और मैं ये चाहता ज़रूर हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर मैं अमेरिका के जो मफादात हैं मैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। और उस पर अब वो कार्रवाई चल रही है। अब कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसे बंद तो नहीं कर सकती। इसमें चौधरी निसार अली जो अपोजिशन लीडर हैं, जो खुद गए थे सुप्रीम कोर्ट में, अब उन्होंने कल ये कॉल इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मेमो कमीशन पर मुकमुका हो गया। वो जो लोग गए थे उन्होंने मुकमुका कर लिया। तो इस किस्म का एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया इस केस ने। ये बंद भी होगा कि नहीं? अब ये जिस तरह से चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल ये खोलना तो इनके बस में था, बंद ये इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। और वो जो इस बॉक्स को खोलना चाहते थे और जिनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मंसूर एजाज बात कर रहे हैं, उल्टी होती हुई नजर आ रही है। नहीं, जिन्होंने गेम ये शुरू की थी ना, जो बैरूनी ताकतें थी, उनके लिए तो उल्टी नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल वही हो रहा है जो वो उनको चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उल्टी हो रही है। हमारे इदारे बहरहाल हमारे मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कुछ उनकी परफॉर्मेंस पर हमें इतराज़ात ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी जो सैंक्टिटी है वो हमारे लिए बड़ी मुकद्दस है, इसलिए कि वो हमारी हिफाजत का उन्होंने ज़िम्मा लिया। और इस वक्त क्योंकि वो इदारे अमेरिका के मफादात के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो क्रिटिसिज्म का बायस है और जो बैनुल-अक़वामी मीडिया और बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनको बदनाम करने पर पूरी तरह तुली हुई हैं। ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो पाकिस्तान के अवाम को और हमारे सियासतदानों को ज़हन में रखना चाहिए। वो अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है ना, जब आप कहते हैं कि टू वॉश योर डर्टी लिनन ऑन द रोड, कि किसी गली और सड़क पे जाके अपने गंदे कपड़े धोना। अब ये एक ऐसा इशू बन गया है, मुझे तो ऐसे लगता है, ये जो मेमो केस है। और ये समी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये
सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ही नहीं है उनके मत में नज़र, ये अभी बाद में बात करेंगे उस खबर पे, ईरान की को भी वो तोड़ना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान वाहिद आर्मी है उन जो जिसे वो एक समझते हैं कि बिल्कुल उसको डिसआर्म होना चाहिए या उसके पास न्यूक्स नहीं होने चाहिए। इससे पहले इराक से वो ये सब कुछ कर चुके हैं। तो ये इस पर हम बात की है हमने प्रोग्राम में, बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है उनका। जो जिस तरह हम तनकीद करते हैं ना अपनी फौज पे कि जी सिक्योरिटी डेप्थ का आपने क्या बनाया हुआ इशू, ये इसी तरह उनकी मिलिट्री और पॉलिसी साजों का भी एक फंडामेंटलिज्म है। ठीक है, वो अपने तबके और अपने हुक्मरान तबके के मफादात के हवाले से दुनिया में इस पॉलिसी को वजह करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये जो सारा गंद हमने सारे शहर में दुबई में शुरू कर दिया या लंदन में बैठा के शुरू कर दिया, इसको समेटना चाहिए, क्योंकि अब अभी ये गंद खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने ईरान वाला मलबा डाल दिया हम पे, अब फिर हम अंडर प्रेशर आ गए। तो हम और ये कैसे डील कर रहे हैं, ये कैसे मामलात को चला रहे हैं जो हमारे हुक्मरान है, इवन चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई पॉलिसी हमारी वाज़ेह कोई नहीं है। पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। अभी वो खेल वहीं खड़ा है, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होना, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, इस अवाम का उस इशू से कुछ लेना देना नहीं है। सही, आपने ईरान की भी बात की समी साहब। पाकिस्तान ने तो बड़ा दो टोक अल्फाज में हमारी वज़ीर ख़ारजा साहबा ने कहा है कि कुछ भी पाबंदियां लगी बाद में देखा जाएगा, हर हाल में जो है हम पाक ईरान मंसूबा मुकम्मल करेंगे। बाज़ाहिर तो अच्छा फैसला लगता है हमारा। नहीं, ये बड़ा अच्छा फैसला है कि हम अपने जो फैसले हैं वो अपनी कौमी तरजीहात के मुताबिक करेंगे। लेकिन शाजिया, जो कल सेक्रेटरी क्लिंटन ने बात की थी वो कोई महज एक गुफ्तगू नहीं थी। प्रैक्टिकली अगर हम सूरत हाल पर देखें तो पाकिस्तान पर प्रैक्टिकली पाबंदियों का आगाज हो चुका है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोलिशन सपोर्ट फंड, वो बेसिकली फंड है कि जो पाकिस्तान की फौज अपना खर्चा कर रही है जंग पे, वो अमेरिका ने रीएम्बर्स करना है। वो हमारी इमदाद नहीं है, जो पाकिस्तान ने खर्चा किया उसके बिल देख के वो अमेरिका पाकिस्तान की फौज को पे करता है। तकरीबन $2 अरब हो चुके हैं उस खर्चे की मद में जो अमेरिका ने हमें देने हैं। उस पर कल अमेरिकी सफीर ने यह कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी अमेरिका पॉलिसी पे रिविजिट नहीं कर लेता वो हम पैसे उसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। भाई, उसका पाकिस्तान का अमेरिका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात से क्या ताल्लुक है? वो तो पाकिस्तान की फौज पैसा खर्च कर चुकी है और आपने एक मुआहदे के तहत खर्च कराया, वो वापस दें, वो ऑलरेडी उस पर लग गई। और दूसरी जो बात है, जो पाक और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन है जो गवादर से नवाबशाह तक आनी थी, 700 तकरीबन किलोमीटर है, उसके लिए जो फंडिंग आनी थी, पहले तो पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं, नेशनल बैंक है, OGDC, उन्होंने फंडिंग से इनकार किया। अब जो बैनुल अक़वामी फर्म्स जो इस हवाले से फंडिंग दे रही थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि जी हम ये नहीं दे सकते क्योंकि अमरीकी कवानीन के तहत हम पर पाबंदी लग जाएगी, हमारा अमरीका में भी बिजनेस है। तो इनडायरेक्टली वो जो पाबंदी है बेसिकली वो लग चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा हमने ये भी कंपैरिजन किया, कल रिसर्च की कि पाकिस्तान को फायदेमंद क्या है। अगर हम ईरान से लेते हैं गैस तो वो हमें पड़ती है $11 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जबकि जो तुर्कमानिस्तान से आती है वो उसकी कॉस्ट आती है $13 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जो मुआहदा हमारा ईरान के साथ है, अगर वो 2014 तक हमें कंप्लीट करनी है पाइपलाइन भी और गैस आना शुरू हो जाएगी। अगर हम वो मुआहदा पूरा नहीं करते तो रोज़ाना $80 लाख हम ईरान को जुर्माना देंगे। उसके मुकाबले में जो तुर्कमानिस्तान से जो गैस लेके आनी है, ये प्रोजेक्ट जो है शुरू भी सन 2016 में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर हमने स्टैंड तो ले लिया है काफी स्ट्रांग, लेकिन इस फैसले के पाकिस्तान पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ब्रेक के बाद। खुशामदीद। अमेरिका तो खुश नहीं है जो पाक ईरान मंसूबा है इसके मुकम्मल होने पर, लेकिन समी साहब आपने बताया था कि सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ईरान के साथ इस तरह ताल्लुकात और ये मंसूबा मुकम्मल हो। शाजिया, मैं आपको ये बता रहा था कि बज़ाहिर तो देखने में ये मंसूबा जो गैस हमें मिलेगी ईरान से वो सस्ती मिलेगी, लेकिन अभी इसकी फंडिंग का मसला भी है। अब ईरान ने ये कहा है कि हम आपको $250 मिलियन का कर्जा भी देते हैं वो नवाबशाह तक पाइपलाइन बिछाने के लिए, लेकिन पेशकश की है। लेकिन पाकिस्तानियों ने उनसे कहा कि नहीं, अगर आप 500 करें तो हम 500 मिलियन करें तो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर आई है वो है रशिया से। रशिया का ये कहना है कि हम आपको $1.25 अरब की फंडिंग दे देते हैं, आप ये सारा जो मंसूबा है ये हमें दे दें। तो लेकिन उसमें जो बड़ी अट्रैक्शन जो थी, जो हो सकती है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, वो ये थी कि आप इसमें, उन्होंने कहा कि ओपन टेंडर नहीं मंगवाएंगे, बस आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अच्छा। तो वो पॉलिटिशियंस के लिए तो बड़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन मेरा ख्याल है चौधरी इफ्तिखार साहब से डरे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले, जिक्र कर दें, चीफ जस्टिस से डरे हुए हैं, इसलिए बगैर टेंडर के वो उस मंसूबे पे नहीं गया।
सऊदी अरब जो है वो क्योंकि उसकी एक ईरान के साथ प्रॉक्सी वार चल रही है, सीरिया में भी देखें तो इस वक्त जो हुकूमत है बशार अल असद की, उसको क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरब बार बार ये कह रहा है कि ये इसको गवर्नमेंट को चेंज होना पड़ेगा, वही हमें यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। कुछ इतलात ऐसी थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है कि डेफर्ड पेमेंट्स के जरिए वो तेल की सप्लाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो रुझान है ईरान की तरफ, उससे सऊदी सफारतकार जो हैं वो दबे अल्फाज में ये इजहार कर रहे हैं कि ये अगर आपने ईरान के साथ इस तरह से ताल्लुकात बनाए, उनको सपोर्ट किया, तो शायद फिर सऊदी अरब उस अंदाज में पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो ये भी एक ऐसी बात है जो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा। जी काजी साहब। अच्छा, मैं ये ईरान की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ईरान का झगड़ा क्या है अमेरिका के साथ। वो कहते हैं जी आप न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ईरान कहता है नहीं जनाब हमारा तो एनर्जी का मसला है। अब जो एक मुल्क तेल पे तैर रहा है उसका एनर्जी का क्या मसला है, वो न्यूक्लियर क्यों बनाना चाहता है? वो इसलिए बनाना चाहता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इराक पे हमला इसलिए नहीं किया गया था कि वहाँ पे बम थे, वो इसलिए हमला हुआ था कि वहाँ बम नहीं थे। अगर वहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका कभी ना जाता, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में नहीं गया और नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि मैं वेस्ट कोस्ट हिट कर दूंगा तुम्हारा न्यूक्लियर बम से, तो वो उधर नहीं गया। तो ये अब ईरान का एग्जिस्टेंशियल मसला है। अब अमेरिका वीक हो रहा है मिडिल ईस्ट में। कैसे? उसका जो सबसे अहम एलाई था हुस्नी मुबारक, उसको लोगों ने भगा दिया वहां से, उसके अवाम ने, और सऊदी अरब सख्त नाराज है उससे क्योंकि अमेरिका तमाशा देखता रहा। तो अमेरिका वीकन हो रहा है इस रीजन में। दूसरी बात यह है कि जो ईरान है इसके पहले इसका इन्फ्लुएंस इलाके में बढ़ रहा है। मसलन ये हमारे साथ डील कर रहा है, इंडिया के साथ डील कर रहा है, इवन ये उधर देख रहा है, अफगानिस्तान की तरफ देख रहा है। तो अब इराक की आर्मी खत्म हो जाने के बाद वाहिद आर्मी है मिडिल ईस्ट में जो ईरान की है और वो बड़ी पुख्ता कार है। मैंने पहले भी इशारा दिया था कि हमारी दुश्मनी भी हमारी आर्मी की वजह से है उनकी, कि इनको खत्म कर दो। जिस तरह उन्होंने इराक को बर्बाद कर दिया, अब इराक को बिल्कुल थ्रेट नहीं है। कुजा इराक के लोग जिल्लत से मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बस फौज उन्होंने बर्बाद करनी थी। और सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब नाराज है क्योंकि सऊदी अरब ने $80 बिलियन का पैकेज दिया है। उस खौफ से ये रात को अब मिडिल ईस्ट के जो आमिर है वो सो नहीं सकते खौफ के मारे। जब से उन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी का अशर देखा, उन्होंने यमन का जो बैन अली है उसको देखा। सब मामला ये है कि ईरान को ये तोड़ना चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कैसे तोड़ेंगे? क्या ग्राउंड अटैक करेंगे? आप पूछ रहे हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? दो मुल्कों को क्रॉस करके तो वो आ नहीं सकता, 100 से ज्यादा तैयारे चाहिए, और तैयारे अगर ये वो आगे अटैक करते भी हैं ईरान पे तो वो उसको पार्शली तबाह कर सकेंगे, उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, और उसकी यानी नाक जख्मी तो जरूर होगी मगर वो खत्म नहीं होगा। मगर इसका रेपरकशंस क्या होंगी? रेपरकशंस ये कि इससे पहले ही एक कॉल्ड्रन की तरह उबल रहा है मिडिल ईस्ट में। अगर इजराइल ने हमला किया ईरान पर तो मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका की एक एम्बेसी भी नहीं बचेगी। और वो जो एक अरब समर है जो तड़प रही है, बाहर आ रही है, कभी अंदर जाते हैं लोग, कभी बाहर आ रहे हैं, वो उसको एक नया इंपीटस मिलेगा, एक स्पर मिलेगा। और ये एक ऐसी सिचुएशन है। हमें धमकियों से घबराने की जरूरत नहीं, हवाई धमकियां हैं। काजी साहब की बात में भी खासी तड़प है, बड़े जोश से इन्होंने पेश किया। अच्छा, ईरान में जो इन्होंने बात की ना, एक छोटा सा कमेंट मैं थोड़ा सा खत्म कर दूं। जी। ये खेल इतना यानी गैर पेचीदा भी नहीं है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा खेल है। ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है निजात की और खुमैनी की, इस पे अगर, और फिर वहां पे जो खातमाइट्स से हैं वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर की लड़ाई ये है कि जो हार्ड लाइनर है वो कहते हैं कि हम अपनी मैशियत नहीं खोलेंगे। खातमाइट्स कहते हैं कि इंपीरियलिज्म और अमेरिका को खोल दो ताकि जिस तरह हमने चरागाह बना दी अपनी अवाम को, तुम भी इसकी। तो ईरान के अंदर एक लड़ाई है। ईरान में आपको पता है 2-3 महीने पहले तेहरान में 2-3 मिलियन बंदा बाहर आ गया था। तो ये एक ऐसा कम्प्लेक्स इशू है। अगर यहाँ पे एक कदम भी गलत जाता है अमेरिका, और ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, ये यहाँ पे ये एक तब्दीली के लिए और आज़ादी के लिए ये लोग तड़प रहे हैं वहाँ के, और ये अनलीश कर देगा ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस को कि शायद फिर वो किसी के काबू में ना रहे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो काजी साहब ने जो कंसर्न किए वो अक्सर तो सही है, लेकिन एक दुनिया में हमने यही देखा है कि ताकतवर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सर्वाइव कर जाता है। यही जो लोग जो अमेरिका के मुखालिफ होते हैं वो उनके जब वक्त आता है तो उनकी हमायत में चले जाते हैं। मिस्र में इलेक्शन देखें, अखवान अल मुस्लिमीन उनकी पार्टी जीती, इस्लामी पार्टी अमेरिका के खिलाफ बहुत थे, उनके NGOs के बंदे भी रोके। अब खबरें ये आ रही हैं कि वही जो अमेरिकन रोके गए थे NGOs के 19 बंदे जिनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उनको उन्होंने अमेरिका के हवाले कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लोग ताकत का जो मंबा है उसके साथ मिल जाते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल होता है सिर्फ गरीब अवाम का। अब ईरान के अंदर आज इलेक्शन हो रहा है, वहां पर 290 मेंबर्स की उनकी पार्लियामेंट है, उसके मेंबरान के लिए आज इलेक्शंस हो रहे हैं।
और वहाँ पर जो सदर अहमदी नजाद हैं उनके हामी ज़रा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिकली दो जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं ना, उनके दरमियान ही ये एग्रीमेंट हो रहा है। जिन लाखों लोगों की काजी साहब बात कर रहे हैं जो सड़कों पर आ गए थे, उन्होंने तो इलेक्शन का बायकाट किया हुआ है अपोजिशन ने, तो उससे उनकी पोजीशन लग रहा है कि थोड़ी शायद कमजोर होगी। में थोड़ी सी अवामी बात कर लेते हैं। मैं आप अपने काजी साहब अवामी आवाज सही उठाते हैं। बिल्कुल समी साहब की बात पे मैं कमेंट कर दूं कि लोग ताकत की तरफ जाते हैं, मगर थोड़ा सा वो वीडियो फुटेज भी देख लें। मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास भी बड़ी ताकत थी। और उसके मैं अब आता हूँ बजट की तैयारियां। अच्छा, बजट में ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, फिर अगर आप खबर में नीचे जाएं तो आप देखते हैं कि शायद लग्जरी गाड़ियों पे लग जाए, वैट नहीं लगा सके, सेल्स टैक्स में शायद कमी कर दें, इस तरह की कहानी हो रही है। मगर बजट एक मजाक बन चुका है शाजिया। वो कैसे कि जब आप हर महीने आप कीमतें बढ़ाते हैं, बिजली की बढ़ाते हैं। इसी आज की इसी जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें कहा कि बिजली के 6% और निर्खों में इजाफा कर दिया जाएगा। तो बजट जो है अब ये वो बजट नहीं रहा जो 15 साल पहले एक बजट आया करता था और हम कहते थे जी आज देखिए इतनी प्राइसेस में, यहाँ तो 15 दिन बाद इजाफा हो रहा है, 1 महीने बाद इजाफा हो रहा है। तो बजट वो बजट नहीं रहा, अब हर महीने एक तो बजट आ रहा है। मगर मैं उन मोटे मोटे आपको वो चैलेंजेस बताता हूँ जो इस हुकूमत को दरपेश है। एक तो ये कि इसका जो डेफिसिट है, जो इसका खसारा है, ये बहुत बड़ा है इस दफ़ा, और इस खसारे की वजह से हमारे एक्सचेंज रेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पहले हमारा रूपी गिर रहा है और उसके बाद हम नोट प्रिंट करके हम काम चला रहे हैं, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनका तेज़ी से गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा है। और ये जो गिलानी साहब की ख्वाहिश है कि एक बड़ा रोजी सी पिक्चर पेंट करें, इलेक्शन से पहले आखिरी बजट वो दे रहे हैं और ये सब, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। एक इकोनॉमिक डिजास्टर था जिसको उन्होंने प्रिजाइड ओवर किया है, जो पीछे से सब कुछ आता रहा। और मैं साथ साथ इसके साथ दूसरी खबर भी जोड़ दूं, जो आज इदारा शुमारियात ने फरवरी के, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं गिलानी साहब को कि ये सबसे अहम खबर है कि 11.5% एसेंशियल्स, बुनियादी जो जरूरत की चीजें हैं, पिछले महीने जनवरी में उनकी कीमतों में 10.10% इजाफा हुआ था, इस दफा 11.5% इजाफा हुआ है। अब इस इजाफे को जरा अगले 9-10 महीनों में जमा करके देखें तो ये बात कहां तक जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में ये जो अच्छा, इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि जो हुकूमती अकाबरीन है उनको महंगाई का कुछ पता नहीं है। कमर जमान कायरा साहब का एक मैं बयान आपको कोट करता हूं, उन्होंने कहा दालों की कीमत तो सस्ती हुई है। भाई कभी आपने मार्केट में दाल खरीदी हो तो उन्हें पता चले, नहीं कभी खरीदी हो जाके तो पता चले। इन लोगों को कुछ नहीं पता किसी चीज की प्राइस का। और मैं कल हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे कि आज सेनेट का इलेक्शन है, इवन जो अरकान असेंबली हैं उनसे जरा आप पूछें कि किसी सब्जी का क्या रेट है, किसी को नहीं पता कि क्या रेट है। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो पेट्रोल के रेट का भी नहीं पता, क्योंकि ड्राइवर हमेशा डलवाता है क्रेडिट कार्ड से और वो सरकार की जेब से आते हैं पैसे। ये मैं एक फिक्र का इजाफा कर दूं कि ये जो है ना दाल खाई नहीं जाती, ये जूतियों में बढ़ती है इन हुक्मरानों के माबैन, इसलिए जरा थोड़ा आप दुरुस्त कर लें। तो ये बुनियादी तौर पर जो हमारे जो सियासतदान हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात से उनका इतना कनेक्शन नहीं हमें नज़र आता। हम कोई चाहे अपोजिशन की जमात है या हुकूमती जमात है, उनके जो बयानात से पता चलता है जो उनके अंदर तवानाई है, उनकी तवानाई को देखकर ये अंदाजा होता है कि अवाम की गुर्बत का उन्हें कोई एहसास नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। सही काजी साहब, आपने एक और बड़ी अहम खबर दी थी कि 20 यूएस एनजीओज ऐसी हैं, मैं इसमें थोड़ा सा जुज़बुज़ था सुबह, या ये मैंने तलफ़ुज़ ठीक कहा ना, जुज़बुज़ ही कहते हैं शायद, कि ये 20 यूएस एनजीओज ने बड़ा एहतजाज किया कि ये जो अफरीदी डॉक्टर अफरीदी थे, इन्होंने एक जाली कैंपेन चलाई और ये इन्होंने उसामा को स्पॉट किया। अच्छा, अब एक अजीब अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की और मैं तमाम इन एनजीओज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मगर मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, एक तरफ से ये हमारे जख्मों पे फायर रखने इनकी एनजीओज आ जाती हैं। और मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने एतराज़ किया वो इसलिए कि इस हरकत की वजह से, अमेरिका की इस हरकत की वजह से तमाम एनजीओज का रोल, जो अमेरिकी यहाँ पे काम कर रही हैं, अच्छी एनजीओज हमारे अंदर मुल्क में हैं, हम उनको ज़ाहिर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर इनका रोल जो है बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया। इनका मैंडेट क्या है? जैसे मैंने पहले कहा था, अपने मुल्क में बेरोजगारी गुर्बत से और आप लोगों को मार रहे हैं, हमारे साथ आपको बड़ी मोहब्बत है कि आप भेज देते हैं इनको, जाएं जी यहाँ पे जरा ह्यूमन राइट्स के काम करें। तो ह्यूमन राइट्स की आड़ में क्या हो रहा है, शायद ये इसी खौफ की वजह थी कि आज इन्होंने ये। अच्छा, इसमें एक सिर्फ अच्छी खबर ये है कि एनजीओज जो गवर्नमेंट के पाकिस्तान में जो काम कर रही थी, पूरी दुनिया में करती हैं, वो जो एड आती है उसकी बहुत सारा जो बड़ी अमाउंट है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में चली जाती है। यानी जो उनके लोग काम करते हैं, खुद ही वो काम कर रहे होते हैं, उनके अपने मन पसंदीदा लोग या रिश्तेदार, उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा होती हैं, उनके लिए गाड़ियां। अब उसमें एक जो कैप किया गया है, लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई है सूबाई लेवल पे भी और मरकजी सतह पर भी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट किसी एनजीओज की अगर 20% से ज्यादा है तो उसको पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इससे ये एक, या तो ये भाग जाएंगी सारे अपने पैसे लेके सोमालिया में या कहीं और जो यहां पर काम करेंगी शायद फिर भी शायद
थोड़ा सा फायदा उसको आवाम को हो जाए। नहीं, ये तो फिर इस तरह से बहुत सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक किताब छपी थी लॉर्ड्स ऑफ पॉवर्टी, उन साहब का मुझे नाम याद नहीं है, मगर उन्होंने 40 साल NGOs में अफ्रीका में काम किया था। उन्होंने जो फिगर दी थी वो ये थी कि 98% जो खैरात इकट्ठी की जाती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में चली जाती है और 2% शायद नीचे ट्रांसलेट होती है। मगर इसके साथ एक अंसर और भी है कि जब ये पैसे दे के यहाँ ये गैर सरकारी तंजीमें बनवाते हैं तो ज़ाहिर है जो पैसे देते हैं एजेंडा भी तो उन्हीं का होता है। तो हम देखते हैं। लेकिन एक आखिरी कमेंट शाजिया, सारी गैर सरकारी तंजीमें जो हैं वो गलत नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तंजीमें उन्होंने बड़ा डिलीवर किया, बड़ा काम किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ब्रैकेट में, जिस तरह काजी साहब सियासतदानों को रगड़ देते हैं ना सबको एक ही ब्रैकेट में, इस तरह NGOs को बस ना हमेशा की तरह इन्होंने शक का फायदा दे दिया, ठीक हो गया मामला। अच्छा, जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल है कि अल्फाज में जवाब दे दीजिएगा, आज पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? एक लफ्ज में। पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला उनकी गुर्बत और गैर यकीनी सूरत हाल है। ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं। चंद दिन पहले हमने सर्वे दिया था, आपको याद होगा, गैलप का, जिसमें 78% अवाम ने कहा था कि हमारा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। जी हाँ, जब तक ये मसला हल नहीं होगा जाहिर बात है अवाम को सुख और चैन नहीं मिल सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया.tv.tv पर आपसे मुलाकात होगी मंडे को, सोमवार को, पीर वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।